गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड प्रथम वर्ष। आपकी विषय है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा और आपकी जो इकाई चल रही है वो 3 है। ठीक है, विषय है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। आज मैं आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों का अर्थ और उनकी विशेषताएं बताऊंगा कि हमारे अधिकार क्या होते हैं। हम मूल अधिकार बोलते हैं, हमारे भारतीय संविधान में ये दिए हुए हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? सबसे बड़ी बात है ना, ये होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जो आपके विषय में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों के अर्थ के बारे में। तो स्टूडेंट, मूल अधिकारों की व्यवस्था भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ये आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं, बिना इसके हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मूल अधिकारों की जो व्यवस्था है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। और भारत के संविधान के ही क्या, जितने भी देशों के संविधान हैं सब में मूल अधिकार दिए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा प्रथम आधार है। इसके बिना हम अपने व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इन्हें मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण, ठीक है, मूल रूप से मौलिक यानी मूल रूप से, तथा अनिवार्य होने के कारण, क्योंकि ये हमारे कानून द्वारा प्रदत्त हैं। राज्य सरकार ने लागू किए हुए संविधान जब बनाता तब मूल अधिकार उसमें समाहित किए थे, क्योंकि इसके बिना संविधान का ही कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो मौलिक अधिकार मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी लाइन है स्टूडेंट, कि जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। देखिए, राज्य द्वारा हस्तक्षेप इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये कानूनी मान्यता प्राप्त हैं। राज्य सरकार इसमें अपनी नहीं चला सकती। अगर भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार, मूल वंश जाति का अधिकार, जो भी अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में, इन पर राज्य सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, जीवन की रक्षा का हनन होता है, तो वो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगला है, प्रत्येक मानव में अंतर्निहित कुछ शक्तियाँ होती हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि हम एक मानव है जो समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए भी एक अंतर्निहित हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों के विकास से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हर मनुष्य के अंदर होती हैं। कुछ ना कुछ खास होता है कि विकास से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन उन शक्तियों के विकास के लिए मानव को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जो शक्तियाँ हमें दी गई हैं, ठीक है, जो शक्तियाँ हमारे पास हैं, जो शक्तियाँ हमारे पास रहती हैं, ठीक है, तो जो शक्तियाँ रहती हैं, उन शक्तियों के विकास के लिए मानव को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, हमारे पास भौतिक शक्ति भी है, हमारे पास राजनीतिक शक्ति भी है। राजनीतिक शक्ति क्या होती है? वोट डालने का अधिकार होता है। भौतिक शक्ति क्या होती है? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब बहुत भौतिक सुख सुविधाएं। देवीय शक्ति भी होती है। तो सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास ये सब शक्तियाँ होंगी तो हमें इन सब की सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। कौन? व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। इन शक्तियों की, इन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है
जब हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, गाड़ी बंगला सब सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। समाज में ही तो रहकर हम इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं। समाज के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। बिना समाज के तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वह समाज के सामने कुछ मांगे रखता है, ठीक है। और समाज अथवा राज्य द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगों को अधिकार कहते हैं। तो ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज, आपकी समझ में आया होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि समाज अथवा राज्य द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगों को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं, ठीक है। समाज द्वारा प्रदत्त हैं, समाज की सुविधाओं के अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं, तो समाज अथवा राज्य द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगों को हम अधिकार कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा अर्थ समझ में आया होगा। आगे कुछ विद्वानों की परिभाषा भी हैं, 2 विद्वानों की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अनेक विद्वानों ने अधिकार को निम्न प्रकार से परिभाषित भी किया तो कईयों ने, लेकिन जो सुविधा की दृष्टि से मैंने आपकी 2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा निकाली है, और वो बहुत सटीक हैं, और कंपटीशन एग्जाम में ये दोनों परिभाषाएं आ भी चुकी हैं अधिकार के ऊपर। तो मूल अधिकार तो हमारे यही हैं जो भारतीय संविधान में है, लेकिन अधिकार क्या चीज़ होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकार क्या है। तो सबसे पहले लास्की महोदय जी आए। लास्की महोदय जी ने क्या बोला कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। सामाजिक जीवन की, अधिकार सामाजिक जीवन की, ठीक है। सामाजिक जीवन यानी जिस समाज में हम रहते हैं उस जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि मनुष्य कोई विकास ही नहीं कर सकता बिना अधिकार के। मान लो कोई आया और हमें मार के चला गया, हमें पीट के चला गया। अब पीट के चला गया तो फिर हम अपने अधिकार का उपयोग क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? भाई हम न्यायालय की शरण तो लेंगे। तो जब हम न्यायालय की शरण लेंगे तभी तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे तो कोई किसी को मार जाएगा, कोई किसी की धन संपत्ति को लूट के ले जाएगा। आज धन संपत्ति भी लूट के कोई ले जाता है, कोई किसी के बिजनेस में नुकसान कर देता है, तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं करता। ये लास्की महोदय जी कहते हैं कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। देखिए कितनी बड़ी बात लास्की जी ने कही है सिर्फ एक इस लाइन के जरिए, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगले महोदय जी आए साहब, ग्रीन के अनुसार क्या है कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है, ठीक है। सभी को अधिकार मिले हुए, उन अधिकारों का इंसान अपने अपने अनुसार प्रयोग करता है। अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है, ठीक है। मनुष्य के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जाता है तो उसे उसकी सुविधा मिलती है, उसे उसकी रक्षा मिलती है। तो लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। लोक कल्याण के लिए अधिकारों की मांग भी की जाती है कि ये लोक कल्याणकारी हों, और मान्यता भी प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान से इनको मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए मान्यता प्राप्त भी होती है। आगे है, इस सारी परिभाषा का निचोड़ आगे है। आगे क्या है कि उपयुक्त परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन के विकास हेतु आवश्यक, ठीक है स्टूडेंट। उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन के विकास हेतु आवश्यक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवन के पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी अधिकार आवश्यक हैं तथा राज्य द्वारा स्वीकृत कुछ विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां हैं। देखिए राज्य द्वारा तो स्वीकृत है ही हैं, तो राज्य द्वारा स्वीकृत है तो कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं जो समाज में रहते हुए जो भी हमारी परिस्थितियां, जो भी सुविधाएं बनती हैं उसके अनुसार ही अधिकारों का निर्माण होता है। तो विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां क्या? अधिकार हमारे जो है विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियां हैं।
परिस्थितियाँ इसलिए हैं, जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो तब हम इनका उपयोग करते हैं। ठाले बैठे हम उनका उपयोग नहीं करते, लेकिन हमें ये चीज़ अधिकार मिले हुए हैं। बोलने का अधिकार हो, आने जाने का अधिकार हो, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हो, तो ये सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स समझ में आया होगा। अब आगे आती है बात अधिकारों की विशेषता। अधिकारों की विशेषता कहें या हम अधिकारों के लक्षण कहें कि विशेष क्या है। अधिकार तो बना दिए, लेकिन अधिकारों में विशेष क्या है, अधिकारों के लक्षण क्या हैं। कि अधिकारों की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्न विशेषता एवं लक्षणों की चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला है मांग या दावा। मांग और दावा क्या है साहब? तो व्यक्ति के विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं अथवा परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। यह आप सभी जानते हैं, हम भी सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं भी होती हैं तथा परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। विकास अगर मनुष्य अपना करता है, कोई भी मनुष्य को अगर विकास होना है समाज में रहकर, तो कुछ विशेष सुविधाएं भी उसको मिलनी चाहिए और सब अधिकार के रूप में मिलती भी हैं अथवा परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। उन परिस्थितियों में ही रहकर वो अपने अधिकारों का उपयोग करता है। तो व्यक्ति के विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं अथवा परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। इन सुविधाओं की पूर्ति पर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। इन सुविधाओं की पूर्ति पर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। किन सुविधाओं की पूर्ति के लिए? जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको अपने आप में संजोए रखना, उसका सही समय पर उपयोग करना। तो विशेष सुविधाओं अथवा परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं। इन सुविधाओं की पूर्ति पर ही व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। ठीक है, अतः व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग के रूप में समाज के सामने रखता है। ठीक है, व्यक्ति इन सुविधाओं को मांग के रूप में समाज के सामने रखता है और समाज से स्वीकृत मिलने पर ही वे मांगे अधिकार। ठीक है, समाज द्वारा ये हम, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, समाज में सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं, अधिकार मिलता है, तो सुविधाओं की मांग के रूप में समाज के सामने रखता है। जैसे अधिकार होंगे, जैसे मांगे होंगी, मांगों के अनुसार ही अधिकार बनते हैं। समाज की स्वीकृत मिलने पर, जब समाज में इनको स्वीकृत मिल जाती है, जो भी हमारी सुख सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको अगर समाज में स्वीकृति, देखो अगर समाज में स्वीकृति नहीं मिलती है, हम जिस समाज में रहते हैं, तो वो अधिकार नहीं कहलाएंगे। आदमी दारू पी रहा है, चोरी कर रहा है, मद्यपान कर रहा है, जो भी है, तो समाज उसको स्वीकृत कैसे दे देगा? यही तो बात है। मनुष्य अगर नैतिक कार्य कर रहा है तभी तो समाज उसको स्वीकृति देगा। बिना नैतिक कार्य के समाज कैसे स्वीकृति उसको दे देगा? आप भी बताइए। तो उन सुविधाओं को मांग के रूप में समाज के सामने रखता है। समाज से स्वीकृत मिलने पर वे मांगे अधिकार का रूप ले लेती हैं। जब समाज में स्वीकृत होंगी, देखिए कोई बात समाज में स्वीकृत होगी, हमारे भारतीय संविधान बनाया गया तो ऐसे अधिकार दिए गए। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करें कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है और हम जाके सभा करें, कहीं हम जाके कहीं आंदोलन करें, हम 10-20-50 जने इकट्ठे हो जाएं, तो क्या होगा? ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन ही तो होगा, कि अधिकारों का दूसरा रूप तैयार हो जाएगा। तो इसको हमारा कानून मान्य फिर करेगा ही नहीं। ठीक है, हमारा कानून मान्य नहीं करेगा। तो अधिकार समाज में रहते हुए समाज की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी तो वो अधिकार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं अधिकारों के। दूसरा है न्यायोचित मांग। ठीक है, न्यायोचित मांग क्या है? कि अधिकार एक स्वार्थपूर्ण दावा नहीं है। न्यायोचित मांग क्या कहती है? अधिकारों की न्यायोचित मांग तो न्यायपूर्ण मांग हो, जो न्यायपूर्ण हो, अन्यायपूर्ण नहीं हो। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया भी था कि अगर हम ऐसे लॉकडाउन में अगर कहीं हम सम्मेलन करें, अब शादी ब्याहों का सीजन भी बंद कर दिया गया है, हम 10-20 जने इकट्ठे हों, तो ये हमारे उल्लंघन होगा। तो इनकी न्यायोचित मांग होना जरूरी है।
का अधिकार एक स्वार्थपूर्ण दावा नहीं है, बल्कि यह एक निस्वार्थ इच्छा है, ठीक है, जो कि सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है, अधिकार तो सभी मनुष्य पर समान रूप से लागू हैं, मुझ पे भी हैं, आप पर भी हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी पर भी हैं, मुख्यमंत्री जी पर भी हैं, सब पर समान रूप से लागू होती हैं। व्यक्ति जो भी मांगे रखता है वह नैतिक मान्यताओं के अनुकूल होनी चाहिए। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अनैतिक मान्यता, अनैतिक मांग हमारी मान्य ही नहीं होगी, न्यायोचित मांग ही मान्य होगी। अधिकार का ये पहला रूल तो यही है कि न्यायोचित मांग ही मान्य होगी। ठीक है, अनुकूल होनी चाहिए और तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। ठीक सी बात है कि अगर हम सही काम करेंगे, सही बात करेंगे, सही तरह से हम अधिकार का उपयोग करेंगे तो हमारा न्यायालय भी हमें पूर्ण उसकी मांग देगा, पूर्ण स्वतंत्रता देगा। अगर गलत तरीके से करेंगे तो हमारा गलत उपयोग होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब तीसरा आता है सामाजिक स्वरूप, कि भाई सामाजिक स्वरूप क्यों? समाज के बिना अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है। देखिए, अब आ गई ना असली बात, असली बात आ गई आपके सामने। बॉयज एंड गर्ल्स, आप समझ में आ रहे होगा। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अधिकारों को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकार क्या है, मूल अधिकार। हम डायरेक्ट पढ़ने से पहले कि अधिकार होते क्या है, मैं आपको वो बताने लग रहा हूँ। इस स्लाइड बनाने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी मेहनत करी है, मैंने 3-4 किताबों का सहारा लिया है। तो समाज के बिना अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हम समाज में रहते हैं तो समाज के बिना अधिकार की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं हमारी परिस्थितियां समझ के अनुसार ही बनती हैं। कोई भी मांग जब तक अधिकार का रूप ग्रहण नहीं कर सकती, ठीक है, कोई भी मांग अधिकार का रूप ग्रहण नहीं कर सकती जब तक उसे समाज की स्वीकृति ना मिल जाए। अभी भी ये पहले थोड़ी देर पहले आया था कि कोई भी मांग जब तक अधिकार का रूप ग्रहण नहीं कर सकती जब तक समाज का उसे स्वीकृति ना मिल जाए। समाज में रहते हैं तो समाज के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। समाज के विपरीत चलेंगे तो वो अधिकार हमारे नहीं कहलाएंगे। समाज का उल्लंघन करेंगे, समाज की बातों का उल्लंघन करेंगे तो देखिए वो अधिकार हमें नहीं मान्य होंगे। उनको न्यायालय भी उनकी मांग नहीं करेगा, हमें न्यायालय भी न्याय नहीं देगा अगर हम गलत चलेंगे, अगर समाज की स्वीकृति के बिना हम चलते हैं। तो जिन शक्तियों का उपयोग करता है सामाजिक स्वीकृति के बिना, व्यक्ति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। देखिए, हाफसुलाक रूगो ने प्राकृतिक शक्तियों के बारे में बताया था, स्वतंत्रता, समानता, ये प्राकृतिक शक्तियाँ 3 लॉक ने दी थी। संपत्ति की, स्वतंत्रता की 3 लॉक ने दी थी, हाफ्स ने भी दी थी कि जीवन की रक्षा का अधिकार मनुष्य को प्रकृति से ही मिल जाता है। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो तो हमें समाज से मिले, लेकिन कुछ अधिकार प्राकृतिक शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे जीवन का अधिकार एक प्राकृतिक रूप से भी होता है जो हमारे मूल अधिकार में भी वो जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिन शक्तियों का उपयोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता तथा सुविधाएं हैं। देखिए, अब आ गई ना बात, क्या आई बात कि अधिकार तो राज्य द्वारा, राज्य, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, भारत एक देश नहीं है। मैं आपको ये और बता दूं, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है। राज्य क्या होता है? जिसकी निश्चित जनसंख्या हो, इसका निश्चित क्षेत्रफल हो, ये 4 चीज़ें होती हैं, संप्रभुता हो, तो वो राज्य कहलाता है। तो भारत एक बहुत बड़ा राज्य है। तो इसमें यही कहा गया है, जिन शक्तियों का उपयोग करता है वे उसके अधिकार न होकर प्राकृतिक शक्ति हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता तथा सुविधाएं हैं, राज्य द्वारा दी गई हैं जो, तभी तो मनुष्य के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय में जाता है। राज्य द्वारा इसलिए बोला गया कि संविधान द्वारा जो दिए गई हैं तो राज्य ही तो मान्य करता है। एक देश, एक हमारा जो राजस्थान राज्य है, तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट में जिला कोर्ट में जाते हैं, तो राज्य द्वारा ही तो है वो प्रदान की गई स्वतंत्रता सुविधाएं। इन स्वतंत्रता एवं सुविधाओं की आवश्यकताओं एवं उपयोग समाज में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अगर उसकी कोई भी बात होती है, कोई भी घटना घटित होती है तो आप जानते हैं कि समाज में रह के ही होगी। ठीक है, तो उपभोग समाज में ही संभव है इसका।
सुविधाओं और आवश्यकताएं एवं उपयोग समाज में संभव है। समाज में रह के ही अधिकार है। समाज विहीन है इंसान तो अधिकारों का कोई मूल्य ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। चौथा है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। ये सार्वभौमिक में है, सर्वव्यापक भी है। आगे मैं इसमें पढ़ूंगा। अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया था कि अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। समानता अधिकार का मूल तत्व है। देखिए ये बात सबसे बड़ी बात आती है, समानता अधिकार का मूल तत्व है। समानता पहली चीज आएगी। यदि समानता ना हो तो अधिकारों का कोई मूल्य तथा महत्व नहीं है। ठीक है, पहली चीज समानता आएगी, उसके बाद अधिकार आएंगे। समानता धर्म जाति मूल वंश के अनुसार सभी समान हो, ये चीज बोला तो गया है, तभी तो अधिकार आएंगे, हमें अधिकार मिलेंगे। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अधिकार सर्वव्यापक होते हैं, समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। सब सर्वव्यापक होते हैं क्योंकि समाज के हर व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं। और समानता के बिना अधिकार का कोई मोल नहीं है। बिना समानता के अगर हम लिंग जाति धर्म के अनुसार भेदभाव करेंगे, समानता को नहीं मानेंगे तो अधिकार का कोई मोल ही नहीं रह जाएगा, अधिकार ही नहीं रह जाएंगे। तो ये सार्वभौमिक भी हैं और सर्वव्यापक भी हैं। और समानता इसमें पहली चीज आती है, क्योंकि समानता के बिना अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले समानता आती है, फिर अधिकार आते हैं। ठीक है, पांचवा है राज्य का संरक्षण। देखिए सीधी सी बात है, राज्य का संरक्षण है तो ये अधिकार है। राज्य अगर इनका संरक्षण प्रदान नहीं करेगी, राज्य संरक्षण प्रदान करती है तभी तो हम न्यायालय में जाते हैं, ये कानूनी शक्ति है। देखिए नीति निर्देशक तत्व में कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों में कानूनी शक्ति प्राप्त है। इसलिए ये राज्य का संरक्षण करते हैं। राज्य अधिकारों का संरक्षण होता है, इनकी रक्षा और आवश्यक व्यवस्था राज्य अपनी कानूनी शक्ति के द्वारा करता है। मैं आपको बोल चुका हूँ कि कानूनी शक्ति मिली हुई है, कानूनी शक्ति के द्वारा करता है। जब हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम कानून के पास जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। जब तक किसी भी अधिकार को राज्य अपनी स्वीकृति और संरक्षण प्रदान नहीं करता तब तक उसे पारिभाषिक अर्थ में अधिकार नहीं माना जा सकता। देखिए हमारे संविधान में साफ स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ठीक है, ये अधिकार हमें दे रखे हैं, संविधान में दे रखे हैं, तो इन्हें राज्य भी लागू करती है, कानून भी लागू करता है, इनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये इसमें कहा गया है कि संरक्षण प्रदान नहीं करता है तब उसे पारिभाषिक अर्थ में अधिकार नहीं माना जाता, कि अगर सरकार इनको संरक्षण नहीं देगी तो वो अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे है कल्याणकारी स्वरूप। छठा है कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप कैसे? अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है, ये आप सभी जानते हैं, अनैतिकता को तो माना ही नहीं जाएगा। कि अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है, अतः किसी भी ऐसी स्वतंत्रता या सुविधाओं को अधिकार की मान्यता नहीं मिल सकती जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का चारित्रिक पतन होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था, कोई चोरी करता है, कोई शराब पीता है, कोई आत्महत्या करता है तो वो चारित्रिक पतन होगा। ठीक है, वो अधिकारों की श्रेणी में नहीं आएगा। अधिकारियों की श्रेणी में वही आएगा जो हमारे समाज में नैतिक रूप से मान्य है, जिसको राज्य ने संरक्षण दे रखा है, जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं। उसके अंतर्गत अगर नैतिक काम होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं, नैतिक न्याय होते हैं तो ही वो अधिकार के अंतर्गत आएगा। चारित्रिक पतन होता है अथवा उसके विकास में बाधा पहुँचती है। इसी कारण जैसे मैंने आपको बताया था कि मद्यपान, जुआ खेलना जैसे आत्महत्या अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लाइन भी आपकी समझ में आई होगी। आगे है लोकहित में प्रयोग। लोकहित में भी इसका प्रयोग होता है। लोकहित में प्रयोग होता है। लोकहित में कैसे साहब? 7वां पॉइंट है आपका, अधिकार में लोकहित अथवा सार्वजनिक हित की भावना निहित होती है। आप भी सभी जानते हैं कि अधिकार में लोकहित यानी लोगों का हित, लोगों का हमारा हित। जब हमारा हित है, हमारा हित कैसे है कि अगर हमें स्वतंत्रता का हनन होता है, हमारे अधिकारों को हनन होता है तो हम न्यायालय में चले जाते हैं। कोई हमें ज़बरदस्ती दबाता है, हमारी संपत्ति का हरण करता है तो हम न्यायालय में चले जाते हैं। तो ये लोकहित अथवा सार्वजनिक हित सभी जगह विद्यमान है।
भावना नियत होती है। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आपको समझ में आनी चाहिए कि संपूर्ण विकास, स्वयं के विकास, सबसे पहले तो स्वयं का विकास आ जाता है, क्योंकि अधिकार सभी को मिले हुए हैं तो स्वयं का विकास तो आ ही जाता है। स्वयं का विकास संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं, कि ये समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स कि ये टॉपिक आपकी समझ में, ठीक है, आपकी समझ में आया होगा और मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि अधिकार क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आगे अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार हैं 6, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि वो आपके कोर्स में हैं। ठीक है स्टूडेंट।